सॉरी, चलिए रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। तो एनी क्वेश्चन सो फार, अभी तक कोई चीज़ मुश्किल लगी हो तो हम एक और डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, लेकिन उसकी हम डिटेल शायद फिर बाकी वाले सेमेस्टर कोर्स में लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसके यूज़ केस देखेंगे। ठीक है, तो बस एक नज़र देख लीजिए कि अगर ये वाली रिक्वायरमेंट है, मील कैसे ऑर्डर करना है, एक ये है और एक ये देखेंगे। ये सारे नहीं देखेंगे, 2 3 4 नहीं देखेंगे, 3 देख लेंगे। रजिस्टर्ड पेरोल कैसे होगा, मॉडिफाई मेन्यू कैसे होगा, तो 1 को देख लेते हैं, ऑर्डर मील कैसे होगा। अब ये लिखने का तरीका है, देख रहे हैं आप, ये एक स्ट्रक्चर है यूज केस लिखने का। ये वाला जो आपको टेबल नजर आ रहा है, इसमें यानी यूजर की आईडी डालेंगे, यूजर केस का नाम डालेंगे, कौन लिख रहा है वो डालेंगे। ठीक है, अपडेट कौन कर रहा है, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये लिखने का। प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है। प्री का मतलब है अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ये चलेगा नहीं, और पोस्ट कंडीशन का मतलब है ये चलने के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल फ्लो क्या है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता दूं, एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसका एक यूज केस है। ठीक है, वो हम यूज केस देख लेंगे। चलिए, तो ऑर्डर मील करना है, यानी अगर आप समझ लीजिए आप एक फैक्ट्री में हैं और इंटरनेट के थ्रू आपने ऑर्डर करना है अपने लंच को। तो ठीक है, तो पैटर्न का मतलब है एम्प्लॉय। एक्सेस द कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे फ्रॉम द कॉर्पोरेट इंटरनेट और फ्रॉम द होम। ठीक है, फिर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सेलेक्ट करने के बाद आप बताएंगे कि प्लेस ऑफ द ऑर्डर मील, और फिर आपको कहाँ डिलीवर करना है। ठीक है ना, ऑफिस के अंदर, ठीक है, जो भी है। ठीक है, विद इन ए स्पेसिफिक 15 मिनट्स विंडो टाइम। अब ये बहुत, आप उसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, आप डिसाइड कर लीजिए क्या चीज लेनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये प्री कंडीशन है कि आप सिस्टम पे लॉग इन होंगे, कैफेटेरिया सिस्टम पे लॉग इन होंगे, और दूसरा कंडीशन क्या है कि आप पेरोल से रजिस्टर होंगे पेमेंट के लिए। ठीक है, ये सॉरी, रजिस्टर होंगे। ठीक है, पेमेंट आपकी आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपकी पेरोल से डिडक्शन हो जाएगी। पोस्ट कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन यानी अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो फिर आपकी मील एक्सेप्ट होनी चाहिए कि आपने 2 बिरयानी ऑर्डर की है। ठीक है ना, और फिर दूसरा एक और चीज ये है कि एक्सेप्ट होने से पहले वो फूड अवेलेबल हो। ऐसा तो नहीं है कि आप देर से कर रहे हैं और वो चीजें खत्म हो गई हैं, तो फूड शुड बी अवेलेबल। ठीक है, रिमेनिंग कैपेसिटी। और ये फिर उसका नॉर्मल फ्लो है कि आप मेन्यू देखेंगे, उसमें से चीजें सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने ऑर्डर कर दिया, उसकी जो भी क्वांटिटी है, ठीक है ना, उसकी टोटल प्राइस आपके पास आ गई। अब ये वो नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर अब ये लिखने का तरीका है जिससे आपको स्ट्रक्चर में समझना समझाना आसान हो जाता है। इस तरह से फंक्शनैलिटी लिखने से आसान हो जाता है कि एक तस्वीर बना ली, उसमें स्टेप्स लिख लिए, ये स्टेप्स हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। इसकी टेस्टिंग भी आप इसी तरह से करेंगे। स्क्रीन बन गया है तो मेन्यू में क्या आ रहा है, मेन्यू में सेलेक्ट कैसे करेगा, ऑर्डर कैसे करेगा, प्राइस कैसे आएगी, ये स्टेप्स में आप बनाएंगे, ये स्टेप्स में आप टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये अल्टरनेट हो सकता है कि जनाब ऑर्डर मल्टीपल मील्स। एक स्टेप ये हो सकता है कि जनाब एक ऑर्डर नहीं हो सकता, आपके मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि आप मल्टीपल आइडेंटिकल मील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर द डेली स्पेशल, अगर इस तरह से है तो ये सारी चीजें। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस ये हैं कि अब बहुत देर हो गई, अब आप लेट नहीं कर सकते हैं ऑर्डर। ठीक है ना, अगर लंच कर रहे हैं तो कोई कट ऑफ टाइम होगा, फॉर एग्जांपल 12 बजे, अगर 12 बज के 2 मिनट पे कर रहे हैं तो वो आपको एंटर नहीं करें दे देगा। ठीक है, तो क्योंकि पकाना और डिलीवर करने का भी टाइम है ना। ठीक है, तो कोई कट ऑफ टाइम के बाद वो नहीं करने देगा। अब ये सारी चीज इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, काफी मुश्किल होती है। ठीक है, तो यहाँ तक
समझ में आ रही है हमारी बात कि एसआरएस का एक टेम्पलेट है जो एक्सपीरियंस लोगों ने बनाया है और उसको लिखने का एक तरीका डिवाइस किया है। तो ये एक पूरा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीलर आ गया कि हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी डेप्थ में लिखी जाती है, कितनी फोकस होकर लिखी जाती है और उसके लिए डोमेन की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज कितनी अच्छी है। लेकिन एक और भी चीज़ है जिसमें पीपल हैंडलिंग भी आनी चाहिए। बास कस्टमर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बास कस्टमर की नॉलेज अच्छी नहीं होती है, बास कस्टमर जानबूझ के देना नहीं चाहते, तो ये पीपल हैंडलिंग भी आनी चाहिए इसमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? अब हम अगर मॉडलिंग पे चले जाएं, थोड़ा सा आइडिया हो रहा है रिक्वायरमेंट की डेप्थ का, रिक्वायरमेंट की मुश्किलात का, रिक्वायरमेंट की अगर ना समझ में आई तो सारी जो रिक्वायरमेंट की डिजाइन है, डेवलपमेंट, टेस्टिंग है, वो सब में एरर इंड्यूस हो जाएगा। खराब तो मतलब गलत तो नहीं होगी, लेकिन उसमें एरर इंड्यूस हो जाएंगे, उसमें गलतियां होंगी क्योंकि हमारी समझ में सही तरह से नहीं आई है, तो गलतियां होंगी, या हमने उस तरह से नहीं समझा जितना बिजनेस समझाना चाह रहा है, तो गलतियां होंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए, तो हम इसको अब थोड़ा सा डेटा फ्लो डायग्राम उसकी उसमें से पढ़ लेते हैं, बाकी को मैं रोक देता हूँ। होल्ड ऑन। चलिए, अब हम समझते हैं कि जब रिक्वायरमेंट दी जा रही है तो उसको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये है कि जनाब रिक्वायरमेंट की एनालिसिस एंड डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो इसको भी हम बहुत स्लाइटली पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि जब आपने वो बनानी है एसआरएस तो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये किताब है, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, उसका चैप्टर नंबर 9 है नहीं सॉरी, चैप्टर 5 है और एडिशन 9 है। तो पीडीएफ बुक ले लीजिएगा। बैलेंस की हम समरी पढ़ लेते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम, यानी जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही होगी, डेटा कैसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो वेयर डिजाइनिंग फिट्स इन, या डेटा डीएफडी या डेटा फ्लो डायग्राम फिट्स इन। तो आप प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो उसका प्लान करते हैं, फिर उसकी आप रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट जो है लेने के बाद या लेने के दरमियान में आप बिफोर डिजाइनिंग फेज आप उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए आप उसको, एनालाइज का मतलब है अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है फैक्ट फाइंडिंग कि बिजनेस चाहता क्या है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट बिजनेस प्रोसेस, फिर उसको समझते हैं करंट क्या है, यानी एज इज क्या है, अभी क्या प्रोसेस है, और अगर अभी प्रोसेस में कोई वीकनेस है तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे और फिर उसको ऑटोमेट करेंगे। ठीक है ना, तो वीक प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं करते, एज इज को प्रोसेस नॉर्मली नहीं करते हैं, तो उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको एज इज के बाद टू बी, यानी ये वाली जो चीज़ है ना, यानी करंट सिस्टम क्या है उस प्रोसेस को समझते हैं। तो अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया हो तो फ्लो चार्ट में आ, एक प्रोसेस फिर दूसरा प्रोसेस। ठीक है, पता नहीं मैंने एचआर का आपको दिखाया था नहीं दिखाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। एचआर का प्रोसेस दिखाया था आप लोगों को, किसी को याद है? मैंने, नो सर। चलिए वो मैं दिखा देता हूँ कि एज इज और टू बी प्रोसेस क्या होता है, उसकी मॉडलिंग कैसे होती है। तो वो फ्लो चार्ट है, लेकिन हम डीएफडी से भी कर लेंगे। तो लॉजिकल मॉडलिंग अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये है, यानी मॉडलिंग करने का मतलब क्या है कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस इज एंड व्हाट प्रोसेस इज, और हमें ऑटोमेट करना क्या है। ठीक है ना, तो ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब चीज़ों को स्पीड अप कर दिया जाए, फास्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर चीज़ वीक है, यानी प्रोसेस वीक है, तो वो वीकनेस ऑटोमेशन में भी चली जाएगी। तो ऑटोमेशन से पहले प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए समझना और उसके लिए अंडरस्टैंड करना और उसकी एनालिसिस करना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लॉजिकल मॉडल बनाए जाते हैं।
तो मैं एचआर का मॉडल अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम क्या है? लॉजिकल मॉडल शोज व्हाट द सिस्टम मस्ट डू, करेगा क्या, ठीक है ना। तो बिजनेस आपको ये बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है और ये हम चाहते हैं, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ हाउ हाउ असल में आपका काम है, आप उसकी डेटाबेस कैसे बनाएंगे, स्क्रीनिंग कैसे बनाएंगे, ये आपका काम है। लेकिन करना क्या है, मसला क्या है, ये वो बताएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो प्रोसेस मॉडल इज अ फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ अ बिजनेस ऑपरेट, यानी आपको पता चलेगा कि बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है, ठीक है। यानी पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। उसको ये समझ लीजिए, अगर आप एक बैंक का लोन सिस्टम बना रहे हैं, तो जिन लोगों को आइडिया होगा, जिन्होंने बैंक से लोन लिया या बैंक से कभी इंटरेक्ट किया है, कि आप बैंक जाएंगे, एक दरख्वास्त देंगे, तो पहला स्टेप क्या है, दरख्वास्त देंगे, फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, प्री रिक्विजिट, वो डॉक्यूमेंट देंगे, फिर उसको वो एवेलुएट करेगा, ये थर्ड स्टेप है। और फिर अगर अप्रूव हो गया तो पैसे डिस्बर्स करेगा, आपको देगा, ठीक है। फिर उसे रीपेमेंट डिस्कस करेगा। अभी सारे स्टेप्स हैं, उसको ऑटोमेट करेंगे आप, ठीक है। तो जब आप सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि बिजनेस, यू बिल्ट अ फिजिकल मॉडल, ठीक है। अब आप बनाएंगे, ये डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ईआरडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा, सॉरी, ठीक है। तो डीएफडी क्या करता है जनाब, ये करता है, जरा पढ़िए फिर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो डीएफडी क्या करता है कि हम जब स्टडी करते हैं तो पहले हम अपर लेवल पे देखते हैं, यानी सिस्टम किन किन चीज़ों से इंटरेक्ट करेगा, कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ डेटा जाएगा। इसको जीरो लेवल कहते हैं या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं, जीरो लेवल डायग्राम, डेटा डीएफडी के व्हाट सिस्टम डज, ठीक है, क्या करेगा और डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जब भी हम सिस्टम बना रहे हैं तो एक इंफॉर्मेशन एक जगह आती है, फिर दूसरी जगह जाती है, फिर तीसरी जगह जाती है। एक्चुअली यही होता है ना, स्क्रीन से डेटाबेस में जाती है, फिर डेटाबेस से कहीं और जाती है, फिर कहीं से एक्सेस होती है, यही इंफॉर्मेशन फ्लो ही है ना। तो यूँ समझ लीजिए, एक स्क्रीन नजर आ रहा है, तो ये इसमें स्क्रीन में डेटा आया कहाँ से, फिर ये वाली स्क्रीन से डेटा गया किधर, फिर इधर वाली स्क्रीन से रिपोर्ट कैसे जनरेट हुई, यही है ना डेटा फ्लो के, ठीक है। तो डेटा ही है ना वो, जो आपका इधर से उधर जा रहा है, आपके सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम में कहीं से आ रहा है, दूसरे सिस्टम से आ रहा है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सिस्टम बनाना यही है ना, डेटाबेस और जो स्क्रीन है वो यही है कि डेटा आ कहाँ से रहा है और कौन सा डेटा है, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। यही यही जानना चाह रहे हैं ना, जब डिजाइनिंग के ऊपर हम यही जानना चाहेंगे कि सिस्टम में नाम कितना बड़ा होगा, ये सारी कितनी चीजें होंगी, फ्लो कैसे होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक भाई? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये फ्लोज या सिंबल्स हम यूज करेंगे। देयर आर टू मेथडोलॉजी, एक तो ये लेफ्ट पे रखा हुआ है, और एक दूसरी मेथडोलॉजी या सिंबल्स जो है ना, इस तरह से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो आप सिस्टम जिसको आप स्टडी करते हैं, उसको या तो सर्किल बना देते हैं और ये वाले सिंबल्स यूज करते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं, वो स्टडी करते हैं, और जो एक्सटर्नल एंटिटी जो डेटा दे रहे हैं या जिनको डेटा जा रहा है, वो स्क्वायर में या रेक्टेंगल कहना चाहिए होता है, ठीक है। ये जो एरो है, ये डेटा को फ्लो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, और डेटा जो स्टोर है वो इस तरह से है कि आपने रेक्टेंगल बना दिया और उसमें नाम लिख दिया डेटाबेस का, ये डेटाबेस है। यही वही चीज है कि इसको सर्किल के बजाय ये थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और डेटाबेस में दो लाइनें एडिशन हो जाती हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो कहीं यहाँ इस्तेमाल होगा, कहीं यहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो दीज आर द, तो मैंने एक एग्जांपल डाल दिया है, फिर उसके बाद मैंने सिंबल्स पढ़ाए हैं आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ठीक है, एक एग्जांपल से हम पढ़ लेंगे कि स्टूडेंट्स का ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये वही फ्लो डायग्राम है, उसकी एक डायग्राम है,
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लेवल 0 DFD। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम यानी आपका अगर सिस्टम है तो इसमें स्टूडेंट्स होंगे, उसमें टीचर होगा और एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड होगा। ये 3 एक्सटर्नल एंटिटी है। इसकी प्रोसेसिंग अभी हम नहीं देख रहे, नेक्स्ट लेवल के अंदर लेवल 1 2 3 पे हम जाएंगे। तो ये सिस्टम है, हम देखना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग कैसे होती है। तो स्टूडेंट की ग्रेडिंग कैसे होती है कि जनाब एक टीचर होता है, वो पढ़ाता है, क्लास लेता है, एग्जाम देता है। तो जो एग्जाम वाला पार्ट है ना, उसमें वो ग्रेडिंग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, ABCD। इसी तरह से वो रिपोर्ट जनरेट करता है और वो एग्जामिनेशन सेल में जाती है और स्टूडेंट उसको देख सकता है। तो स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट अपना काम जो भी काम है, असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन मार्क्स, इन सबको सबमिट करेगा, उस पर उसको ग्रेड मिल जाएंगे। वो ग्रेड कहीं कौन करेगा? वो टीचर करेगा और रिकॉर्ड करेगा। तो बात समझ में आ रही है कि आपने एक ग्रेडिंग का सिस्टम बनाना है, इसमें 3 एंटिटी होंगी और तो कोई नहीं होगी। या और कोई होगी तो यहाँ नजर आ जाएगी कि आपको इसमें फलाना भी होगा, इसमें फलाना भी होगा, इसमें फलाना भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ भी होता है जो अप्रूव करता है और रिकॉर्ड को ये सारा कुछ करता है, तो फलाना। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो इसमें आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि आप एक एग्जामिनेशन सिस्टम अभी डिटेल में नहीं गए, नेक्स्ट लेवल में आप डिटेल में चले जाएंगे। इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं या लेवल 0 का DFD कहते हैं। समझ में आ रही है भाई? समझ में आ रही है लेवल 0 का DFD? यस सर। ठीक है, अब हम 0 को जरा ब्रेक करते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंटिटी ऐसी रहेगी, लेकिन इस 0 को डिटेल को ब्रेक करते हैं। अच्छा, जानबूझ के इसलिए करते हैं कि हम इसको एज ए ब्लैक बॉक्स ट्रीट करें और हम कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल रखा है। नेक्स्ट लेवल में हम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये जो ग्रेडिंग लेवल 0 था, ये देखिए हमने 4 उसमें ब्रेक कर लिया, 1 2 3 4। बाकी एक्सटर्नल सिस्टम वही है, ये एक्सटर्नल था, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। नजर आ रही है बात? ये लेवल 1 हो गया। बात समझ दिख रही है आपको? बोर्ड में बनाता तो ज्यादा समझ में आता है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मैं वापस जाता हूँ। ये देखिए, ये ग्रेड सिस्टम 0 था, इसकी डिटेल अब आ गई है। ये ग्रेड सिस्टम ये जो 0 था, ठीक है, ग्रेड बुक होगी, उसमें कोई ग्रेड के सेक्शंस होंगे। A ग्रेड यहाँ से यहाँ तक है, B यहाँ से यहाँ तक है। सेमेस्टर का टाइम टेबल होगा, ग्रेडिंग पैरामीटर्स होंगे, टीचर को कोई गाइडलाइन दी जाएगी और ग्रेडिंग कहीं डेटाबेस में डाली जाएगी। उसको स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकता है, उसको रिपोर्ट भी एक्सेस कर सकती है, उसको एग्जामिनेशन भी एक्सेस कर सकता है। जो LMS है आपका, LMS की डेटाबेस है, ठीक है, तो उसमें असाइन ग्रेड करेगा। ठीक है, तो आप रिजल्ट जमा कराएंगे। ठीक है, आप रिजल्ट जमा कराते हैं, जिसकी क्विज और एग्जाम का तो रिजल्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप टीचर एक डिटेल पे उस पे आपको ग्रेडिंग करेगा। ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि ये कुछ डिटेल हमें समझ में आ रही है। अभी इसकी बेसिस पे हम स्क्रीन बना सकते हैं। ग्रेडिंग बुक का एक स्क्रीन बन सकता है, फाइनल ग्रेड्स का एक स्क्रीन बन सकता है, ग्रेड रिपोर्ट का एक स्क्रीन बन सकता है। उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन डिटेल यहाँ से समझ में आ रहा है। तो हम सिस्टम को ऊपर से देखते हैं, फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, फिर और डिटेल में जाके उसका यूज केस बनाएंगे या कुछ और डिटेल बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अभी हमने इसके सिंबल्स नहीं पढ़े, लेकिन एक और एग्जांपल से हम पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई? चलिए, तो अब जरा उसके सिंबल्स पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। अब ये वही चीज जो मैंने बताई थी, सिंबल्स। ठीक है, तो ये वाला सिंबल भी होता है, दूसरा वाला सिंबल भी होता है। अभी मैंने एग्जांपल इसलिए पढ़ाई थी कि अब हमें थोड़ा रिलेट कर पाए कि भाई सिंबल क्या होता है। तो जिस चीज को हम स्टडी करते हैं वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी इनपुट है, ये इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं से एक्सटर्नल एंटिटी से आ रहे होंगे। सैलरी का रेट आ रहा होगा, कितने काम किया, और ये कैलकुलेट हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो नोट, डिटेल्स आर नॉट शोन इन द DFD। खास तौर से ना जब हम अपर लेवल की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम समझना चाहते हैं होता क्या। ठीक है, तो जो भी आप प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन का या जो भी HR का प्रोसेस, उसको आप
इस तरह से बना लेते हैं, सिंबल होता है, उसके बाद फिर आपका, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, तो रेफर्ड एज ए ब्लैक बॉक्स, जो सर्किल है या जो भी है वो आपको उसकी डिटेल्स हिडन रखी जाती है ताकि आपको बाद में देखी जाए, लेकिन आप ओवरऑल सिस्टम को समझ पाए, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप उसको सिस्टम कैसे काम करता है, डेटा, ठीक है, कहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो बाय शोइंग द ब्लैक बॉक्स एन एनालिस्ट कैन क्रिएट अ डीएफडी दैट शोज हाउ द सिस्टम फंक्शन, सिस्टम कहाँ कहाँ से ले रहा है, डेटा कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो अननेसेसरी डिटेल नहीं होती है, तो अपर लेवल पे स्टडी किया जाता है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे 2-3 पे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, लेवल्स ऑफ डिटेल्स, ठीक है। तो लेवल ऑफ डिटेल्स में आप चले जाते हैं डेप्थ में और मजीद डेप्थ में, तो इसको सिस्टम को समझना आसान होता है, ठीक है। आखिरी लेवल से आप देखेंगे तो फिर अगर आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो मोर डेप्थ इन लेवल 1, मोर डेप्थ इन लेवल 2, ठीक है। तो हम इसको देख लेंगे और डिटेल में कैसे जाना है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हम क्या करते हैं, एक अपर लेवल का फंक्शन बनाते हैं, पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसका फ्लो आ रहा है, उसकी एरो होती है, जा रहा है, उसकी एरो होती है, ठीक है, ठीक है भाई। और डेटा इनपुट कैसे हो रहा है, तो ब्लॉक की तरफ एरो आ रहा होगा, डेटा कहीं से जा रहा है तो ब्लॉक से डेटा जा रहा होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा वो है कि जनाब ये सर्किल के बजाय ये वाली डायग्राम चीज की है जिन्हें सर्विस, इसमें हमने एक एप्लीकेशन लिखनी है, क्रिएट इनवॉइस। जाहिर सी बात है कोई स्क्रीन होगा, उसमें कहीं कुछ चीजें प्रोसेस हो रही होंगी, तो कौन कौन सी सर्विस दी है वो हमें मालूम होना चाहिए, उन पे हमारा रेट अप्लाई होगा और हम फिर उसको इनवॉइस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो ये इसकी डिटेल नहीं दी है, लेकिन बहरहाल इसको यहाँ से चीजें मिल रही होंगी, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की है, उसके रेट्स, और फिर इसको ठीक है। अब ये सबमिटेड वर्क, तो स्टूडेंट्स ने जो भी काम किया हुआ है उनका वर्क यहाँ आएगा, तो उसके हिसाब से वो ग्रेड हो जाएंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिटेल नहीं दी हुई है, ठीक है। तो डेटा फ्लो का नाम, ये उसका नाम लिखा हुआ है, और डेटा फ्लो में जो इन आ रहे हैं, ठीक है, और आउट जा रहे हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। डेटा बेटा अगर कहीं स्टोर करना है तो एक रेक्टेंगुलर बना के उसको करके इस तरह से आप उसमें डेटा स्टोर कर लेते हैं। अब क्या आपको पता हो कि जनाब ये प्रोसेस है और ये डेटा स्टोर हो रहा है और यहाँ से डेटा आ रहा है, तो सबको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि डेटा कैसे कहाँ से आ रहा है, किधर स्टोर होगा, कैसा प्रोसेस करना है, डिटेल में जाए बगैर समझना आसान हो जाता है। अगर समझ में जितना अच्छा